बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त नवाज और आज हम बात करने वाले हैं भाभी जान के बारे में। आपकी भाभी नहीं ना मेरी भाभी, तो कौन सी भाभी? सोहेल अजीम आबादी ने कहानी लिखा है अफसाना भाभी जान। किसने लिखा है? सोहेल अजीम आबादी ने। अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है और जो लोग पटना के हैं वो अपने नाम में अजीम आबादी लगा लेते हैं। अजीमाबाद के लोग, अजीम जो औरंगजेब के पोता का नाम था, वो आए थे, नए सिरे से पटना में एंट्री मारी थी और फिर नए सिरे से पटना को बसाया था और पटना को अपने नाम पे नाम रखा अजीमाबाद। वैसे अगर हम बात करेंगे तो पटना का कई पुराना नाम भी है। पट्टन से पटना बना है, पाटलिपुत्रा नाम है, कुसुमपुर है, पुष्पुर है, सब पटना का नाम है। इनमें सोहेल अजीम आबादी के बारे में एक वीडियो मैंने बना दिया है, देखना होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे देंगे और सॉरी लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा। कुछ खास नहीं है। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान है। अफसानवी जो अफसानवी मजमू है, अफसानों का मजमू जो उन्होंने लिखा है चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, एक नावल लिखा है बेजल के पौधे, 1980 में इंतकाल हुआ, 1911 में पैदा हुए थे, वहीं पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, इतना काफी इम्तिहान के लिहाज से उसी को हम समझेंगे। भाभी जान के बारे में क्या कहा उन्होंने? जो सवालात इम्तिहान में आते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो देख लेते हैं। तो इस कहानी का मरकजी किरदार क्या? रुकैया भाभी है। और कई डायमेंशन से जब भी मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ भाभी जान को, तो कई डायमेंशन से समझने का मौका मिलता है। एक मैसेज दिया है राइटर ने कि कैसे इंसान जो अपने बुरे वक्त में भी मुस्कुरा सकता है और सुकून से जी सकता है और दूसरों को रास्ता बतला सकता है, उसके बारे में दे रखा है उन्होंने। आइए देखते हैं कि रुकैया भाभी कौन है। तो जो अफसाना भाभी जान है, उनकी जो मरकजी किरदार है, मरकजी किरदार क्या है? तो जो लीड रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फिल्म देखते हैं बॉलीवुड की, तो जो मेन हीरो है उसका करेक्टर है, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार, कोई भी व्हाटएवर जो आपका पसंदीदा हो, तो जो मेन कैरेक्टर में है उसको बोलते हैं मरकजी किरदार। जैसे एग्जांपल एक चेन्नई एक्सप्रेस को ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो इसमें जो है दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को पूरी फिल्म घुमाती रहती है, लोटा के चक्कर में, नाना के चक्कर में, कभी तमिलनाडु ले जाती है, कभी कुछ करवा देती है। तो कह सकते हैं कि फिल्म में मरकजी किरदार का रोल जो लीड कर रही है वो दीपिका पादुकोण कर रही है। तो मरकजी किरदार उसको कहते हैं जिसका आगे पीछे पूरी कहानी, जिसके आगे पीछे ताना बाना बुना जाता है, उसको मरकजी किरदार कह सकते हैं। और जो किरदार होता है वो सहायक किरदार होता है। जैसे और भी फिल्मों में और भी किरदार होता है, हीरो के बाप का रोल है, माँ का रोल, को और रोल है, तो सहायक किरदार होता है। तो अफसाना भाभी जान का जो निसाब है उसमें जो मरकजी किरदार है वो रुकैया भाभी है। तो हम कह सकते हैं कि मरकजी किरदार कौन है? तो रुकैया भाभी। साथ में कौन? जो रुकैया भाभी के हस्बैंड है उनका नाम है नन्हे भाई। इनके जो देवर का किरदार निभाया उनका नाम है अख्तर। कहानी यहीं से शुरू होती है। और रुकैया भाभी को 2-3 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्ची का नाम दे रखा है रेहाना। और एक गरीब बच्ची जो रुकैया भाभी के यहाँ काम करती है और उनकी तालीम का खर्चा भी रुकैया भाभी बर्दाश्त करती है, उनका नाम है शिम्मी। और इससे मुतालिक सवालात अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो आइए देख लेते हैं कैसे कहानी शुरू होती है। आप किताब एक बार देख लीजिएगा, कहेगा तो किताब मैं भी पढ़ दूंगा, वैसे आप लोग ज्यादा समझदार हैं, खुद से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे अक्सर कह रहा है कि रुकैया भाभी को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरा सर जज्बा एहतराम से खुद ब खुद झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि उनका सरापा ही वैसा है। सरापा कौन सा लफ्ज है? फारसी लफ्ज है। सर से लेके पांव तक। हिमेश रेशमिया का गाना सुना होगा आपने, तेरा सरापा ऐसा है हमदम। तो हमदम भी फारसी लफ्ज है, सरापा भी फारसी लफ्ज है, मतलब सर से लेके पांव तक। तो उनका जो सरापा है वो मतलब आप क्षमा की तरह है। क्षमा क्या है? उनमें इस कहानी में जो एक एग्जांपल लिया, मिसाल लिया, वो कलीसिया के बारे में, ईसाइयों का जो गिरजाघर है। आपने वो पीके मूवी देखी होगी तो याद होगा, नारियल फोड़ने जो आमिर खान कहाँ चला जाता है, ईसाइयों की बात का नारियल फोड़ देता है जाके, वो लोग पकड़ के ले आता है कि तुम्हारी वजह से हमारे ईसा मसीह जो थे वो कहाँ चले गए? सलीब पर, फांसी पे लटक गए। आमिर खान कहता है कि कब? तो कहा 2000 साल पहले। तो हम क्या किए? हम तो अभी अभी आए हैं। तो सलीब उसी को कहते हैं, फांसी पे चलने, उसका एक निशान होता है, ऐसे निशान होता है, ये छोटा एक प्लस का जो होता है वो रेड क्रॉस का, हॉस्पिटल वगैरह में देखिएगा, डॉक्टर की गाड़ी में, हॉस्पिटल में देखिए, वो प्लस का सिंबल होता है, वो रेड क्रॉस का सिंबल है। एनजीओ है, इंटरनेशनल लेवल का काम करता है, जो जहाँ जंग वगैरह होती है, कोई जख्मी हालत में उसको उठा के लाने या उसकी देखभाल करना, इलाज करना, ये रेड क्रॉस का सिंबल है। लेकिन ये जो लंबा ऐसा निशान होता है वो सलीब पर, जो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया था। तो इसमें ये मैसेज दिया सोहेल अजीम आबादी ने, यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम को ले लिया। खुदावंद यसू, खुदा मतलब मालिक होता है, यसू ईसा अलैहिस्सलाम से ले लिया। ईसा अलैहिस्सलाम क्या सूली पे चढ़ गए, फांसी पे लटक गए, लेकिन लोगों के लिए क्षमा का काम कर रहे थे। अब क्षमा मतलब कि उस जमाने में कहानी लिखी गई जब बिजली कम थी, न के बराबर थी, उससे पहले क्षमा का ही काम होता था, लोगों को रास्ता बताना, रास्ता दिखाना। तो ठीक इसी तरह कुछ इंसान ऐसे होते हैं, खासकर इस कहानी में रुकैया भाभी के बारे में है, ऐसा किरदार है कि जो दूसरों को रास्ता बताता है, रास्ता दिखाता है, जिसकी वजह से इंसान की परेशानी हल हो जाती है। आपके समाज में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसको देखिएगा तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। कुछ लोग की शक्ल देख लीजिए, बनता काम बिगड़ जाता है, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ठीक है। तो रुकैया भाभी ने क्या किया है,
रुकैया भाभी का ऐसा मिसाल है, उसका सरापा ऐसे शमा की तरह है जो खुद जल जाती है। कैंडल जलाई, मोमबत्ती खुद जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने वजूद को मिटा देगा, लेकिन दूसरों को रास्ता दिखा देता है। ठीक ईसा अलैहिस्सलाम खुद सूली पर लटक गए, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता बता गए। तो यहाँ पे जो शायर हैं, जो मुसन्निफ है सुहैल अज़ीम आबादी, वो रुकैया भाभी एक औरत के किरदार को ऐसा ही बयान कर रहे हैं कि इनका किरदार ऐसा है कि दूसरों के लिए रास्ता बनाती है और खुद शमा की तरह जल के खुद को ख़त्म कर देती है। खासकर आप देखेंगे गांव देहात में तो आज भी औरतें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बनाने के लिए, घर को संभालने के लिए। तो उसका भी मैसेज दिया है। तो पहला उसमें मुहावरा है कि घोड़े बेचकर सोओ, अख्तर को कहती है अपने देवर को कि उठो जल्दी चाय पी लो। सबने चाय पी लिया। घोड़े बेचकर सोना क्या मुहावरा है। अब जबान में खूबसूरती लाने के लिए मुहावरे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें जबान में घोड़े बेच के सोना क्या मुहावरा कैसे। उस जमाने में क्या होता था, लोग बैल रखते थे, भैंस रखते थे, घोड़ा रखते थे, खासकर ज्यादातर लोग शौकिया दिखाने के लिए घोड़ा। तो रात में उठ के देखते थे, उसको कभी पानी दिया, कभी उसका हालचाल देखा कि है या नहीं है। अब किसी आदमी ने घोड़ा बेच दिया, तो घोड़ा बेच दिया तो उसको कोई टेंशन है नहीं। जब कोई टेंशन ही नहीं तो नींद अच्छी आएगी, इसलिए मुहावरा बना घोड़े बेचकर सोना। भाभी जान कह रही कि अख्तर जल्दी उठो, सब चाय पी चुके हैं, दूसरे चाय पहले पी लो, चाय पीने के बाद फिर दूसरी किस्त सो लेना। किस्त मतलब कहते हैं जैसे इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं ना, मोबाइल खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, 4 चक्कर खरीदते हैं, तो किस्त पे पैसा देते हैं। इसी तरह कह रहे कि अभी चाय पी लो, चाय पीने के बाद फिर सो लेना। तो अख्तर कहता कि भाभी क्यों परेशान करें, आप हमको स्टूडेंट ही समझते हैं। फिर रेहाना मजाक बना देती है कि चाचा चाचा मैं तो जा रही हूँ स्कूल और आप मेरी झूठी चाय पी लेना। तो बच्चा मजाक बना देती है, बेचारा मजबूरी में उठ के। फिर इसमें कंपैरिजन किया है कि कैसे एक लड़की मैनेज करती है एक अपने मैके की लाइफ को, एक ससुराल की लाइफ को, और कैसे जिंदगी के हालात से अपने आप को जो है उसमें संवारती ढलती है। खुद कह रहे हैं यहाँ पे, राइटर भी कह रहा है कि भाभी कैसी थी बचपन में, फूल की जैसी थी, बुलबुल की तरह चहकती थी, हर वक्त हंसती रहती थी, 4-5 नौकर थे घर में, बिल्कुल ऐश आराम की जिंदगी, और अपनी शौक पे हज़ारों रुपया खर्च करने का हाल था। ये था कि इतनी फैसिलिटी, इतना सहूलत था कि हज़ारों रुपये अपने शौक पे खर्च कर देती थी। जिस इंसान से शादी हुई, नन्हे भाई से शादी हुई, तो शादी के बाद कहा जा रहा है कि उनको शौक किसका था, सियासत का शौक था। और जैसे पॉलिटिक्स से आपका शौक है, तो जैसे आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, गांधी अंदर हुए, नेहरू अंदर हुए, नेल्सन मंडेला को देखिए 27 साल जेल में रहे, पटेल अंदर हुए। तो जिनको भी सियासत का शौक होगा कहीं ना कहीं, जो लोग खिदमत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, तो जेल तो जाना लगता है उसके लिए। अपहरण मूवी देखिए, अजय देवगन अंदर, तवेज भाई अंदर, ठीक है, विधायक जी। तो लोग समझ रहे थे कि बस बैरिस्टर है, अब पता नहीं शादी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, अपना अपना दिमाग लोग लगाना शुरू कर देते हैं। शादी किसी की और फिक्र किसी और को कि पता नहीं शादी चलेगा नहीं चलेगा, कितने दिन हुआ, तलाक हुआ, क्या हुआ, अल्लाह माफ करे। खैर, लोगों ने अंदाजा लगाया, सारे अंदाजे गलत निकले। और जो लड़की फूल की तरह थी, बुलबुल की तरह चहकती थी, हंसती थी, 4-5 नौकर थे, गरीबी में अपने आप को एडजस्ट कर लिया। और जो भाईजान थे, इनको नन्हे साहब, उनके साथ अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से मैनेज कर लिया। जैसे वो जेल गए तो क्या किया, भाभी ने बीए करने के बाद एमए कर लिया और एक कॉलेज में लेक्चर बन गई। ठीक है, लेक्चर मतलब पढ़ाना। और कॉलेज से फीस कितना मिलता था, पैसा कितना मिलता था, 400। उसके अलावा ट्यूशन पढ़ाती थी तो उनसे कितना मिलता था, 50 रुपया, 450 रुपया आमदनी। और पहले क्या था कि 1000 रुपया खर्च करती थी, किस पे, अपने शौक पे खर्च करती थी। तो अब क्या, कैसे जिंदगी को एडजस्ट करना। उसके अलावा खर्च भी बढ़ गया था। खर्च क्या बढ़ गया था कि जो सवेरे सवेरे उठिए, सारा काम, बच्चों का सारा काम खुद से करना। नौकर पहले 4-5 नौकर था, अब 1 नौकर नाम का रह गया। ठीक है, खर्च कैसे बढ़ गया कि 2-3 बच्चे हैं, उसकी सवेरे से उठना, उसका सारा काम करना, खिदमत करना, फिर उसको स्कूल के लिए तैयार करना। फिर स्कूल से आने के बाद जो है कई चीज़ को ज्वाइन कर लिया था इन्होंने, एनजीओ वगैरह को ज्वाइन कर लिया था, गरीबों की मदद करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे भी इंडिया में कैलाश सत्यार्थी है, यतीम बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, एनजीओ चलाते हैं। नोबेल प्राइज मिला अभी 2-3 साल पहले उनको नोबेल प्राइज, मलाला यूसुफ के साथ उसको नोबेल प्राइज मिला। तो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो ये सारा काम ये कर रही थी, तो खर्च बढ़ गया था। अच्छा, जो जिस कॉलेज में ये पढ़ा रही थी, तो वहाँ जो नए नए राइटर बनते हैं, जो पीजी करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, कॉलम लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं अखबार में, ठीक है, तो उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उस जमाने में खत किताबत के, आज के जमाने में तो व्हाट्सअप नहीं था, ईमेल नहीं था, तो खत किताबत के जरिए, डाक के जरिए उसको जवाब भेजा जाता था, उसको मशवरा दिया जाता था कैसे लिखना है। वो खर्च अलग बढ़ गया था। तो खर्च बढ़ा जा रहा है, आमदनी बिल्कुल कितना, कॉलेज में 400, ट्यूशन में 50 रुपया। सिमी नाम की गरीब लड़की थी, ये पढ़ाती भाभी जान तो पढ़ पाती, नहीं पढ़ाती तो नहीं पढ़ती। तो बहुत सारा मसला था। उसके अलावा कोई यतीम बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, तो उसका, जैसे इसमें कहानी में पढ़ेंगे, तो एक मजदूर का बच्चा हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए सिमी स्वेटर बुन देती है, भाभी दूध लेके जाती है,
ये सारी चीज़ें दिखाई कहानी में। ठीक है, लोग आ जाते हैं भाभी से सिफारिश कराने के लिए कि जॉब के लिए आप सिफारिश कर दीजिए। ठीक है, मशवरा, ये जो अख्तर साहब है ये मशवरा लेने के लिए आते हैं। मशवरा क्यों लेने के लिए आते हैं? इनको दिल था शादी करना, किससे? जमीला से, दोस्त का नाम है। और इसकी माँ बोली कि बेटा या तो जमीला घर में आएगी या हम रहेंगे, दोनों में से कोई एक ही। अब इसको भाभीजान क्या करेगी, ठीक है अख्तर ऐसा करो, जमीला को यहीं ले आओ शादी करके। कहाँ? मेरे ही घर। यानी एक और टेंशन लेने के लिए तैयार है। जो इंसान दर्द में होता है ना, तो वो दर्द झेलने का आदत हो जाता है। गालिब ने कहा था कि रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। यानी इतना टेंशन हो गया कि अब टेंशन ना भी हो तो टेंशन होने लगता है। ठीक है, तो अख्तर जो मशवरा लेने आता डर से बोला नहीं, लेकिन भाभी समझ गई तो पूछा तो कहा कि हम जमीला से शादी करना चाहते हैं, अम्मी तैयार नहीं है। कहा ठीक है शादी कर लो, यहीं लेके आ जाओ। लेकिन अख्तर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कितना इसका जो है हम इनको तकलीफ दे, कितना टॉर्चर कर, ज़्यादा परेशान हो रही है। तो अख्तर ने छोड़ दिया, बहाना बना दे कि अभी जमीला की तबीयत खराब नहीं है, बाद में जब शादी करेंगे तो आपसे पूछ लेंगे, देख लेंगे। फिर इत्तेफाक से जब एक दिन अख्तर आए घर पे तो देखी भाभी के हाथ में तार है। उस जमाने में स्पीड पोस्ट को तार कहते थे। भाभी से जैसे ही पूछा तो वो रोने लगी। रोना कई तरह से होता है, छुप छुप के रोना, एक ऐसा रोना होता है जो आदमी बिल्कुल ठीक से रो भी नहीं पाता। एक होता है कि बिल्कुल बिना ब्रेक के रोना शुरू कर दे, यानी कोई रोक ना पाए, उसको बोलते हैं फुट फुट कर रोना। ठीक है, तो देखा तो इनके भाईजान को 4 साल की सजा हो गई थी, तो बड़ा दिक्कत था। फिर अख्तर ने समझाया भाभी को कि देखिए अगर आप परेशान होंगे तो बच्चे लोग देख के आपको भी परेशान होंगे, अब तो आपको आदत हो गई है तो खुद ही झेलिए और बच्चों को एहसास नहीं होने दीजिए। भाभी भी उनकी बात मान लेती है कि हाँ बात सही है कि अगर हम परेशान होंगे तो फिर आगे चल के दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो अगले दिनों के भाभी दिल्ली चली जाती है, अख्तर को भी जाना होता है, ट्रेन से वापस चला जाता है। लेकिन एक ख्याल उसके दिल पे आ जाता है, एक ख्याल दिल पे गुजरता है कि कैसे इंसान जो है एक चीज़ को, दर्द को, परेशानी को मैनेज करता है। तो क्या इसमें दिखाया कि रुक़ैया भाभी का किरदार कैसा दिखाया कि बुलंद हौसला है, सारी जिम्मेदारी को निभा रही बखूबी, मोहब्बत, मेहर वफा की बिल्कुल आईना है, मूर्ति है वो, साथ कुर्बानी बिल्कुल। और जो क़ारीन कहते हैं, जो कहानी पढ़ता है, जैसे आप कहानी पढ़ रहे हैं तो अभी क़ारीन हुए, तो क़ारीन को पूरी तरह से एक पैगाम दिया है सुहेल अज़ीम आबादी ने कि हर दर्द में आदमी मुस्कुरा सकता है। रुक़ैया भाभी एक ऐसी शमा की तरह है जो हर दर्द को झेल के भी लोगों को रास्ता दिखा रही है, कॉलेज वाले को भी रास्ता दिखा रही है, नए राइटर को भी, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है, सिमी को भी। यहाँ तक कि सिमी की भाई की एक बार फीस होती है, MA की फीस, सिमी आके बताती, रोने लगती है, तो सोने की चूड़ी बनाती 2 रेहाना के लिए, अपनी बेटी के लिए, वो दे देती सिमी को कि जाओ इसको बेच के भाई की फीस अदा कर दो। ये दिखाया कि आदमी, एक इंसान समाज को उठाने के लिए कितनी कुर्बानी देता है, तो वो अफसाने में दिखाया। और सुहेल अज़ीम आबादी का बेहतरीन अफसाना है, ज़बान भी, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया सुहेल अज़ीम आबादी ने वो भी बेहतरीन है, और जो उसलूब इस्तेमाल किया है, तरीका, वो भी बहुत बेहतरीन है, उम्दा कहा जा सकता है, कामयाब है। और पैगाम ये है कि हर परेशानी का एक रास्ता निकल सकता है, आसान है। तो इम्तिहान में सवाल क्या आएगा कि सुहेल अज़ीम आबादी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो आप बना देंगे। 1911 में पटना में। असल नाम मुजीबुर रहमान था, 4 चेहरे, आदमी के रूप, अलाव, एक नावल लिखा, बेजर के पौधे, 125 अफसाना लिखा। ठीक है, 1980 में इंतकाल कर गया वो। भाभी जान का किरदार कैसा है, तो इशारा लिख सकते हैं, मेहर वफा, इसार कुर्बानी, शमा की तरह खुद जलती है और दूसरों को रास्ता दिखाती है। इस कहानी के मरकजी किरदार कौन है, तो मरकजी किरदार भी रुक़ैया भाभी है। देवर का रोल किसने किया, तो अख्तर ने किया। सिमी कौन है, गरीब लड़के जिनको पढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी कोई सवाल आएगा तो आप इंशाल्लाह, आई होप कि आप जो है बना लेंगे। उनके भाई को 2 साल का जेल एक बार होता है, फिर 3 साल नजरबंद हो जाता है। नजरबंद कहते हैं हाउस अरेस्ट करने को, आप घर में ही रह सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं हाउस अरेस्ट, नजरबंद। और फिर लास्ट में जो तार आता है वो 4 साल की सजा फिर से हो जाती है। तो ये कहानी का पूरा निचोड़ है। फिर भी अगर कुछ छूट गया तो आप बताएं कमेंट करके, हम इंशाल्लाह आइंदा सुधार करेंगे।